हेलो एवरीबॉडी। नाउ अब हम कल मैंने आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड पैरेलल डीके और सीरीज डीके से रिलेटेड थ्योरी बताई थी। अब आज पहले कुछ डाउट सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगली थ्योरी करेंगे। मेरे पास जो डाउट्स आए हैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के, यह डाउट्स को मैं पहले सॉल्व कर देता हूं। न्यूक्लियस टॉपिक में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एडवांस लेवल सेक्शन मैंने यह करने के लिए कहा था, और इसके आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा 3rd, 5th, 6th, 9th, 10th, 14, 15, 16, 20, 22, 23 प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्शन में, और जो डाउट लिखवा दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 23 में से 10 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने पूछ लिए हैं, मैं इन सभी को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 3rd। प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखते जाएं, कैसे पढ़ा जा रहा है, कैसे डेटा को ग्रैस्प करा जा रहा है, कैसे उसको सॉल्व करा जा रहा है, इसे सीखना है। द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ सर्टन रेडियोएक्टिव सैंपल एट इंस्टेंट इज dN by dt माइनस dN by dt किसी भी समय पर है 4750। 5 मिनट्स लेटर, मतलब इसको इनिशियल रेट बोल सकते हैं, और 5 मिनट्स लेटर 5 मिनट के बाद dN by dt is 2700 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट dpm। 5 मिनट्स लेटर कैलकुलेट हाफ लाइफ। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। दिस इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा एन। सो एन नॉट बाय एन, एन नॉट बाय एन लिखने के लिए मैं 4750 अपॉन 2700 इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। अब मैं लैम्डा निकाल लूंगा इस बेसिस पर। लैम्डा कैसे निकलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन। इस तरीके से लैम्डा लिखा जाएगा 2.303 अपॉन 5 लॉग ऑफ एन नॉट की जगह 4750 यह लैम्डा आया पर मिनट में। और इसके बाद हाफ लाइफ लिख दूंगा। T half is given by 0.693 अपॉन लैम्डा, और इस तरीके से यह हाफ लाइफ मिनट्स में आ जाएगा। सॉल्व इट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। इसे सॉल्व कर लीजिए और आपको हाफ लाइफ पर मिनट्स में, हाफ लाइफ मिनट्स में मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू पर मिनट्स में मिल जाएगी। नाउ इसी के साथ मैं इसी समय दिखा रहा हूं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखेंगे। 3rd प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल। एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी आफ्टर 5 मिनट्स दे रखी है। इनिशियल एक्टिविटी इज लैम्डा एन नॉट, फाइनल एक्टिविटी एट 5 मिनट्स इज लैम्डा एन। एन नॉट बाय एन आ गया, और एन नॉट बाय एन को हमने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। अब 5th प्रॉब्लम। इन नेचर अ डीके चेन स्टार्ट्स विथ थोरियम 232, थोरियम 232 90 it starts and finally terminates at, यह लेड है, इनफैक्ट लेड 208 82। a thorium ore was found to contain, थोरियम ओर में जो हमें मिला है इसके साथ में इट्स फाउंड टू कंटेन
8 into 10 to the power minus 5 ml of helium at STP and 5 into 10 to the power minus 7 grams of thorium. Find the age of ore sample assuming the source of helium to be the decay of thorium only. Also assume complete retention of helium within the ore. Half life is given to us. Half life is 1.39 into 10 to the power 10 years. अब देखिए हम इस बात को समझे, कोई थोरियम ओर है, इट्स द प्रॉब्लम इज बेस्ड ओवर द कंसेप्ट ऑफ एजिंग और डेटिंग. हमें एज ऑफ मिनरल निकालना है, हाफ लाइफ दे रखा है, इससे हमें डीके कांस्टेंट मिल जाएगा. और उन्होंने कहा कि जो ओर है उस ओर में इतना थोरियम है और इतने थोरियम के साथ इतना हीलियम मिल रहा है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो गया ये. देखिए सबसे पहले थोरियम जब लेड में कन्वर्ट होएगा तो कितने अल्फा पार्टिकल मिलेंगे. जो अल्फा पार्टिकल है वही हीलियम में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जहां भी निकलेंगे वहां से एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे. 232 माइनस 208, 232 माइनस 208 दैट इज 24. 24 मास नंबर में वेरिएशन है. द वेरिएशन इन मास नंबर इज 24. Each alpha particle is having mass of 4 AMU. It means there must be 6 alpha particle or 6 helium atom. अब हम जरा सोचें कि वहां पर थोरियम के कितने मोल्स हैं. 5 into 10 to the power minus 7 upon 232. इतने मोल्स तो थोरियम के हैं. जितना ये जो हीलियम हमें दिख रहा है सारा हीलियम थोरियम से ही आया है, और जितना भी हीलियम थोरियम से आया है वो वहां पर ट्रैप्ड है, कहीं बाहर नहीं गया है. इतने ml हीलियम जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज द ml ऑफ हीलियम, दिस इज इक्वल टू दिस मच मोल्स ऑफ हीलियम. इतने मोल्स हीलियम के, इतने मोल्स थोरियम के, इतने मोल्स हीलियम के. अब मैं कहता हूं आज के समय जो थोरियम हमें दिख रहा है N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ थोरियम. N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. और इनिशियली वहां पर जब मिनरल एग्जिस्टेंस में आई होगी उस समय वहां पर कितना थोरियम रहा होगा. मैं कहता हूं जितना थोरियम आज है वो तो उस समय पर होगा ही. जो आज के समय हीलियम दिख रहा है वो भी उस समय थोरियम रहा होगा. मगर कितना थोरियम रहा होगा जरा सोचिए. आज के समय तो वहां पर इतना थोरियम है, 5 into 10 to the power minus 7 upon 232. आज के समय तो इतना थोरियम है ही. प्लस आज जो हीलियम के मोल्स दिख रहे हैं, देखिए 1 मोल थोरियम 6 मोल्स हीलियम के देगा. 1 मोल ऑफ थोरियम वुड गिव यू 6 मोल्स ऑफ हीलियम. सो दिस मच मोल्स ऑफ हीलियम, 8 into 10 to the power minus 5 मोल्स ऑफ हीलियम जो दिख रहा है यह हमें डिवाइडेड बाय 6 इतने मोल्स थोरियम से मिला होगा. हमने मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय 6 कर दिया. मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय 6 इतना थोरियम रहा होगा. इतने थोरियम से हमें इतने मोल्स हीलियम के मिले होंगे. तो इनिशियली इतने मोल्स थोरियम के रहे होंगे, आज के समय इतने मोल्स हैं. N0 by N मैं लिख देता हूं, जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा. N0 by N is 5 into 10 to the power minus 7 upon
232 plus 8 into 10 to the power minus 5 divided by 6 into 224 0. This is n naught and n is 5 into 10 to the power minus 7 divided by 232. This is n naught by n. The value of lambda is 0.693 divided by 1.39 into 10 to the power 10 per years. और अब हम यह फॉर्मूला लगा देंगे, एज ऑफ मिनरल इज 2.303 अपॉन लैम्डा इनटू लॉग ऑफ n नॉट बाय n, और इससे एज ऑफ मिनरल ईयर्स में आ जाएगी. लैम्डा की वैल्यू यह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n नॉट बाय n के लिए एक्सप्रेशन लिख रखा है, इसे सॉल्व कीजिए और आपको एज ऑफ मिनरल मिल जाएगी. मैंने प्रॉब्लम को सोचने का तरीका बताया है. इस तरीके से प्रॉब्लम को सोचा जाना चाहिए, इस तरीके से सॉल्व करा जाना चाहिए. इसको सॉल्व करके देखना, आंसर लाना, आंसर वेरीफाई करना, यह टास्क आप करके देखिए इसको बड़े ध्यान से. मैं एक और बार प्रॉब्लम पढ़ के सुना देता हूं और क्या सोचा गया है वह बता देता हूं. इन द नेचुरल डीके ऑफ थोरियम, डीके चेन सीरीज स्टार्ट्स विथ थोरियम एंड इट फाइनली एंड्स विथ लेड. ये जब हमने देखा तो इसी जगह पर हम रिएक्शन को सोच सकते हैं. थोरियम से लेड बनेगा, साथ में कुछ बीटा पार्टिकल भी मिलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, मगर उनसे हमें कोई खास मतलब नहीं है. थोरियम ओर सैंपल is found to contain this much grams of thorium and this much grams of helium, this much ml of helium. Now we need to determine the age of ore. इस बेसिस पर हमें age of ore determine करना था. Means the problem is based on dating of mineral or aging of mineral. यह assume करा, assuming the source of helium to be thorium only. ये जितना भी helium है सारा thorium से आया है. And also assume that there is complete retention of helium emitted by thorium. जितना भी thorium helium emit कर रहा है वो सारा वहीं retained है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है. हाफ लाइफ दे रखी है. This grams of thorium इसको कन्वर्ट कर दिया मोल्स में. This ml of helium इसको कन्वर्ट कर दिया मोल्स में. ग्राम्स ऑफ थोरियम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया, और ml ऑफ हीलियम, हीलियम इज एन आइडियल गैस, STP पर इसके मोल्स डिटरमाइन करने के लिए 22,400 से डिवाइड कर दिया. दिस इज द मोल्स ऑफ हीलियम. अब हमने कहा आज के समय इतने मोल्स हीलियम के. इनिशियली कितने मोल्स हीलियम के रहे होंगे? आज जो है वह तो रहे होंगे, प्लस जो आज कन्वर्ट हो गए, जो हीलियम में कन्वर्ट हो गए, वो भी पहले थोरियम रहे होंगे. हीलियम के इतने मोल्स. अब इधर हमने लेड से कोई मतलब नहीं रखा, हमने जो हीलियम है उससे कंक्लूड कर लिया कि इतने मोल्स हीलियम के हमें मिले हैं, तो इतने मोल्स हीलियम के कितने मोल थोरियम से मिले होंगे, हमने डिवाइड बाय 6 कर दिया. इतने मोल्स थोरियम से मिले होंगे, मतलब इतने थोरियम पहले कभी रहे होंगे जो लेड में कन्वर्ट हो चुके हैं, और लेड के साथ साथ वो इतना हीलियम दे चुके हैं. इस तरह से हमने n नॉट ऑफ थोरियम कंक्लूड कर दिया. n नॉट बाय n का रेशियो निकाल दिया. लैम्डा के लिए ln 2 अपॉन t हाफ कर दिया. इस तरह से लैम्डा आ गया. इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एज ऑफ मिनरल निकल जाएगा. बड़े ध्यान से सॉल्व करके देखिए. अब हम 6th और 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. प्लीज नोट इट डाउन. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस 6th प्रॉब्लम. 6th प्रॉब्लम में सॉल्व करता हूं. देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी. न्यूट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.0327 electron volt. If the half life of neutron is 700 seconds, इसकी half life है 700 seconds. What fraction of neutron will decay before they travel the distance of 10 kilometers? Distance 10 kilometers. Mass of neutron is given to us. Mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kilograms.
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन वुड डीके। नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसमें कई सारी और बातें भी समझनी है कि आखिर न्यूट्रॉन डीके कैसे होता है। देखिए, न्यूट्रॉन इस तरह से डीके हो जाता है, कहीं पर भी फ्री न्यूट्रॉन होता है तो वह प्रोटॉन में और बीटा पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा और यह अल्टीमेटली हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन जो है वह अल्टीमेटली हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है। यह एकदम से टूटता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमने लग जाता है और यह हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द डीके प्रोसेस ऑफ न्यूट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है और दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लिख देंगे हाफ mv²। इस काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, मास को हम किलोग्राम्स में लिखेंगे और वेलोसिटी निकाल लेंगे इस तरीके से 0.0327 into 1.6 into 10 to the power minus 19, this much joules is equal to half. Mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 into v²। इधर से हम इस न्यूट्रॉन की वेलोसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है उसको पहले जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रहे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E जूल्स। और उसको हाफ mv² से इक्वेट कर दिया, m की जगह पर मास ऑफ न्यूट्रॉन रख दिया और इस तरह से हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमसे यह पूछा गया है कि जब वह 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इतने समय में कितने न्यूट्रॉन, कितने फ्रैक्शन न्यूट्रॉन के डीके हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर से टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लेंगे और टाइम निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन टाइम। यह वेलोसिटी निकालने के बाद डिस्टेंस के लिए 10 into 10 to the power 3 meters अपॉन वेलोसिटी। इससे यू विल गेट टाइम इन सेकेंड्स। सेकेंड्स में हमें टाइम मिल जाएगा। अब यह टाइम डिटरमाइन करने के बाद अब उन्हें कहा है कि कितना फ्रैक्शन न्यूट्रॉन्स डीके हो जाएंगे। सबसे पहले हमें यह भी देख लेना चाहिए कि जो टाइम आ रहा है क्या यह 700 के मल्टीपल्स में आ रहा है। यदि 700 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, तो हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखा जा सकता है। यदि वो 700 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा है, इन दैट केस हम पहले इसका डीके कांस्टेंट लिख देंगे। डीके कांस्टेंट है 0.693 बाय 700 पर सेकेंड। और फिर हम फ्रैक्शन को इस एक्सप्रेशन से डिटरमाइन कर लेंगे 2.303 बाय लैम्डा लॉग ऑफ n0 बाय n। इस एक्सप्रेशन से हम फाइनली n0 बाय n डिटरमाइन कर सकते हैं। n0 इज इनिशियल नंबर एंड n इज द फाइनल नंबर। इधर से हम n अपॉन n0 निकाल सकते हैं। यदि यह टाइम 700 के मल्टीपल्स में आता है तो हम 2 के पावर में लिख सकते हैं 1/2 to the power of number of half life। if this t is सॉल्व करके एक बार देखिए और वेरीफाई कीजिए। प्रॉब्लम में जो खास पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसको जूल्स में कैसे कन्वर्ट करें, उसको हाफ mv² से इक्वेट करके वेलोसिटी निकालना। फिर जो डिस्टेंस दे रखा है, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान कितना समय लगेगा, उसके लिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यह लगा के टाइम निकाल लेना।
जो हाफ लाइफ दे रखा है उससे डीके कांस्टेंट निकाल देना और फिर इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करके फ्रैक्शन डिटरमाइन कर देना. दिस आर द की पॉइंट्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 9th प्रॉब्लम. इसी समय हम 9th प्रॉब्लम भी करेंगे. In a neutron-induced binary fission of uranium-235, uranium-235-92, इसका एग्जैक्ट वेट 235.044. न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड मतलब न्यूट्रॉन हिट करा जा रहा है. टू स्टेबल एंड प्रोडक्ट यूजुअली फॉर्म्ड आर. एक तो मोलिब्डेनम बन रहा है 4298 जिसका एग्जैक्ट वेट है 97.905 एंड जिनॉन 54 136 जिसका एग्जैक्ट वेट है 135.917. Assuming that this isotope have come from the original fission process, what elementary particles are released? Elementary particles इधर से हम conclude कर सकते हैं. सबसे पहले elementary particle conclude करने के लिए हम atomic number में difference देखें. 42 plus 54. 42 plus 54. This is 96 और इधर है 92. इसका मतलब एटॉमिक नंबर 4 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है. एटॉमिक नंबर 4 यूनिट से तभी इंक्रीज होएगा जब वहां पर 4 बीटा पार्टिकल एमिट होंगे. 4 बीटा पार्टिकल का एमिट होना कंपलसरी है. या पहले हम 4 बीटा पार्टिकल बोलने से पहले जरा मास नंबर भी देख लेते हैं. 235 plus 1 236 and this 98 plus 136 that is 234. तो मास नंबर भी 4 इंच से कम है तो 2 न्यूट्रॉन भी निकल रहे होंगे. इसका मतलब साथ में 2 वहां पर न्यूट्रॉन भी होने चाहिए. These are the elementary particles that are being emitted. पक्का है. इधर अल्फा पार्टिकल एमिट नहीं होगा. अल्फा पार्टिकल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्फा पार्टिकल के लिए मास नंबर में 4 यूनिट्स के मल्टीपल में वेरिएशन होना चाहिए. जबकि इधर 235 plus 1 236 and this 234. तो मास नंबर में 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है. 2 यूनिट का मास नंबर जो डिफरेंस है और 2 AMU का पार्टिकल इधर रिलीज हो रहा है. अब 2 AMU के जो पार्टिकल हो सकते हैं एक तो ड्यूटेरियम या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन. ड्यूटेरियम करते हैं तो इधर जो है एटॉमिक नंबर भी कम होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है. एटॉमिक नंबर यदि इधर बढ़ रहा है मतलब ड्यूटेरियम हो ही नहीं सकता. वहां पर प्रोटॉन भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर 92 है और इधर 96 है. तो इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पर बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे होंगे. तो इसके साथ में पक्का है वहां पर 2 न्यूट्रॉन ही एमिट होना चाहिए और साथ में 4 बीटा पार्टिकल. दिस आर द एलिमेंट्री पार्टिकल रिलीज. अब इसके बाद में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मास डिफेक्ट. या तो पहला पार्ट हो गया. मास डिफेक्ट डिटरमाइन करने के लिए मैं कहता हूं मास डिफेक्ट इज मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0079. This is the mass of reactant minus 97 plus 905 plus 135 plus 917 plus 2 into 1.0079 plus 4 into 0.0004
0.55. This is the mass defect in AMU. This mass defect is calculated in AMU. इस तरीके से मास डिफेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा. इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज. अब इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज के लिए दिस मास डिफेक्ट इन एएमयू इट्स मल्टीप्लाइड बाय 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू. दिस वुड गिव मी एनर्जी रिलीज इन MEV. इस तरीके से मुझको एनर्जी रिलीज MEV में मिल जाएगी. You need to solve it and verify the answer. देखिए, यूरेनियम is getting fragmented, इसका फिजन हो रहा है and it's न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड. इसमें एक न्यूट्रॉन आके टकरा रहा है. तो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ यूरेनियम हमने इस तरह से लिखा. प्रोडक्ट में मोलिब्डेनम और ज़ीनॉन रखा. साथ में हमने यह कंक्लूड करा कि 4 बीटा पार्टिकल और 2 न्यूट्रॉन आएंगे. इसका मास डिफेक्ट कैसे निकाला गया है और एनर्जी रिलीज कैसे निकाली गई है. बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम के उसके सॉल्यूशन को देखिए और इसके बाद अब हम 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Now let's start solving. Let's start discussing this 10th problem. अब मैं 10th प्रॉब्लम समझाता हूं. ऑन डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम 235. यूरेनियम 235 का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, इट गिव्स एनर्जी ऑब्टेन्ड इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यह बात मैंने थ्योरी समझाते समय कई बार कही भी है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम एक्सप्लोड करा था उसी की बात कर रहे हैं. उस दौरान द एनर्जी रिलीज बाय ईच न्यूक्लियर इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर ऑफ 1000 किलोवाट. यदि इसी रिएक्शन को किसी रिएक्टर में करा जाए, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में और न्यूक्लियर पावर प्लांट में करा जाए, तो पावर ऑब्टेन्ड और उस न्यूक्लियर रिएक्टर से हम 1000 किलोवाट पावर ऑब्टेन कर रहे हैं. देन हाउ मेनी एटम्स आर डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड इन द रिएक्टर. व्हाट इज द डीके इन मास पर आर. वह रिएक्टर हर सेकेंड में कितने डिसइंटीग्रेशंस उसमें कराए जाने चाहिए. देखिए, मैं कहता हूं this 1000 kilowatt means 1000 into 10 to the power 3 joules per second. This much joules per second means 10 to the power 6. joules को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. I divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड. अब सपोज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज n. n इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. तो एक डिसइंटीग्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वहां 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो n इंटू 200 मेगा को मैं कन्वर्ट कर देता हूं 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और यही हमसे पूछा गया है. सो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इनटू एनर्जी रिलीज पर डिसइंटीग्रेशन एंड दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 200 इंटू 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यह एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में. सो दिस इज इक्वल टू 10 to the power 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड. इस तरीके से हमें n की वैल्यू निकल जाएगी. n इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो हमसे पूछा गया है. हाउ मेनी एटम्स आर डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड इन द रिएक्टर. अब व्हाट इज द मास पर आर. अब मास पर आर जो पूछा है वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं. मास पर आर को ये देखिए, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है इनटू 60.
दिस इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, इतने डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है, मतलब इतने एटम्स पर मिनट वहां पर कंज्यूम हो रहा है। इतने एटम्स पर मिनट यदि वहां पर कंज्यूम हो रहा है मतलब कितने मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 1023, इतने मोल्स यूरेनियम पर सेकेंड वहां पर यूज हो रहा है। इतने मोल्स यूरेनियम मतलब कितने ग्राम्स यूरेनियम पर मिनट इंटू 235, दिस इज ग्राम्स पर सेकेंड, और दिस इज डेल्टा एम बाय डेल्टा टी। दिस मच ग्राम्स ऑफ यूरेनियम पर सेकेंड इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्टर। उस रिएक्टर में इतने ग्राम्स यूरेनियम पर सेकेंड कंज्यूम हो रहा है। द प्रॉब्लम इज ओवर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देखिए मैंने बार बार इस बात को समझाया है कि इस चैप्टर या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो आज के समय न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। ऑलमोस्ट हर कंट्री इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। न्यूक्लियर फिजन को कराना, न्यूक्लियर फिजन के दौरान ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करवाना, एक तरीके से छोटे छोटे एटम बम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सप्लोड करवाए जाते हैं और उस एक्सप्लोजन से, उस फिजन से, ये यूरेनियम के एक एटम के फिजन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है और इस रिलीज एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम फिर इस्तेमाल करते हैं। और उसी पर बनाया गया यह प्रॉब्लम है कि किसी रिएक्टर में यदि हमें इतना एनर्जी पर सेकेंड चाहिए, इतना पावर चाहिए, किसी रिएक्टर से हम चाहते हैं 1000 किलोवाट पावर निकले, मतलब 10 to the power 6 जूल्स पर सेकेंड उस रिएक्टर से रिलीज हो। वो रिएक्टर आउटपुट, जो पावर आउटपुट हो उस रिएक्टर का, वो 10 to the power 6 जूल्स पर सेकेंड हो। तो ऐसे रिएक्टर को बनाने के लिए हर सेकेंड में कितने यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन करवाना होगा, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। हर सेकेंड में इतने यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन, इतने एटम यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। दिस इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट वी डिजायर इन दैट रिएक्टर। और यदि इस रेट से डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हर सेकेंड, हर मिनट में हमको वहां कितना यूरेनियम डालना होगा। यदि इसी रेट से वहां यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हो रहा है और हमें इतनी एनर्जी मिल रही है तो हर मिनट हमको इतने ग्राम यूरेनियम वहां पर डाल देना होगा। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रॉब्लम, जो इस चैप्टर का एक्चुअली जो उपयोग होता है और वहां पर इस तरह के कैलकुलेशंस करे जाते हैं और इस रेट से रिएक्टर के अंदर यूरेनियम इनपुट इंजेक्ट करा जाता है और वो टूटता रहता है, उसका फिजन होता रहता है, उससे एनर्जी रिलीज होती रहती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको बाहर निकाला जाता है। अब 14th प्रॉब्लम, 14th प्रॉब्लम is based over nuclear fusion. The source of energy within the sun is proton-proton cycle. इस तरह से 4 प्रोटॉन को कंबाइन करके हीलियम बनाया जा रहा है प्लस Q. The power output of sun, power output of sun is 3.9 into 10 to the power 26 watt. At what rate is hydrogen being consumed in the core of sun? Mass of hydrogen and mass of helium is given to us. Mass of hydrogen and mass of helium is given to us. किस रेट से हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही है? देखिए, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। 4 हाइड्रोजन combined to give you 2 helium plus 2 positron. अब हम कहते हैं मास डिफेक्ट डिटरमाइन कर लिया जाए इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में मास डिफेक्ट हुआ 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ने दे रखा है 1.007825. This is mass of 4 proton minus mass of product, that is
1 इंटू मास ऑफ हीलियम उन्होंने दे रखा है 4.002603 प्लस 2 इंटू मास ऑफ 2 पॉजिट्रॉन इज 0.00055। इस तरीके से हमने मास डिफेक्ट AMU में निकाल लिया। यह मास डिफेक्ट AMU में आ गया। अब हम इस एक फ्यूजन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज निकाल लेंगे। दिस मास डिफेक्ट इन AMU इनटू 931.6, this much MeV. Now this much energy is released by 4 moles of hydrogen. 4 मोल्स हाइड्रोजन के इतनी एनर्जी देते हैं। अब पावर आउटपुट जो हमें दे रखा है, पावर आउटपुट से अब हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले यह जो एनर्जी MEV में है, इसको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं जूल्स में। इसको जूल्स में इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, डेल्टा M इंटू 931.6 इंटू 10 to the power 6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल्स। मेगा के लिए 10 to the power 6 लगा दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 to the power -19, इतने जूल्स हो गया। अब हम कहते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वह निकाले जा सकते हैं। सपोज हम इधर एजम्पशन कर लेते हैं, हमसे पूछा गया एट व्हाट रेट हाइड्रोजन इज बीइंग कंज्यूम्ड। मैं रेट मान लेता हूं R ग्राम्स पर सेकेंड, लेट अस से, और रेट इज M ग्राम्स पर सेकेंड। मैं इस रेट से मान लेता हूं, तो M ग्राम्स पर सेकेंड का मतलब हुआ M/1 मोल्स पर सेकेंड। अब 4 मोल के द्वारा इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो I डिवाइडेड बाय 4। 4 मोल्स हाइड्रोजन के इतनी एनर्जी देते हैं, सो M/4 इंटू दिस डेल्टा E। ये जो जूल्स में आया है, डेल्टा E इन जूल्स पर सेकेंड, दिस इज इन जूल्स। ये जो डेल्टा E की वैल्यू है, हमने जूल्स में जो आई है वह सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस मस्ट बी इक्वल टू 3.9 इंटू 10 to the power 26 जूल्स पर सेकेंड। दिस पावर आउटपुट के बराबर हो जाना चाहिए। इसको हमने एज्यूम कर लिया रेट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड इज M ग्राम्स पर सेकेंड, और इसी M की वैल्यू हमें निकालनी है। M ग्राम्स पर सेकेंड रेट ऑफ हाइड्रोजन है जो कंज्यूम हो रही है, तो M को हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया M/1, दिस मच मोल्स पर सेकेंड। इतने मोल्स पर सेकेंड हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है। अब 4 मोल हाइड्रोजन मिलकर इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं, सो ईच मोल ऑफ हाइड्रोजन वुड रिलीज डेल्टा E/4। ईच मोल ऑफ हाइड्रोजन वुड रिलीज डेल्टा E/4, तो डेल्टा E/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा E/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस मच एनर्जी वुड बी रिलीज पर सेकेंड, और इतनी एनर्जी रिलीज पर सेकेंड है, मतलब यह पावर हो गया, और इसको पावर से इक्वेट कर दिया। नाउ वी कैन सॉल्व फॉर M। इसमें डेल्टा E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और M के लिए सॉल्व कर दो। M ग्राम्स पर सेकेंड, दिस इज द रेट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करा कि सन जो हमें ढेर सारी एनर्जी दे रहा है, और वह यदि इस फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा दे रहा है, तो सन हर सेकंड में इतने ग्राम्स हाइड्रोजन अपनी बर्न कर रहा है, इतने ग्राम हाइड्रोजन अपनी कंज्यूम कर रहा है, और इतने ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करके वह इस रेट से एनर्जी रेडिएट कर पा रहा है, और पूरे यूनिवर्स को, मतलब हमारे पूरे सोलार सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 15th प्रॉब्लम। प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द 2 प्रॉब्लम्स।